नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा गुड फ्राइडे हमें यीशु मसीह की कुर्बानियों को याद दिलाता है। वज़ीर आज़म मोदी आज पुदुचेरी में चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। सिक्योरिटी के किए गए हैं सख्त इंतजाम। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने अपने हल्के में चलाई इंतखाबी मुहिम। डीएमके को वोट देने की अवाम से अपील। टीएमसी को असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का खौफ लाहक हो चुका है, इसीलिए वो तशद्दुद का सहारा ले रही है। बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने लगाया इल्जाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर किया तशवीश का इजहार। तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत पर दिया जोर। ईरान के बुलंदतरीन पुल को तबाह कर दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया दावा। और अब खबरों की तफसील। आज मुल्क भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। चर्चों में अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। गुड फ्राइडे के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दिन यीशु मसीह के कुर्बानी की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म ने ख्वाहिश जाहिर की कि यह दिन हम आहंगी, हमदर्दी और मुआफ़ी के इक़्तिदार को मज़ीद गहरा करेगा। इन्होंने ये भी दुआ की कि भाईचारा और उम्मीद सबकी रहनुमाई करे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पुदुचेरी में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी रोड शो भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इंतखाबी रैली से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र यहाँ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। It is very happy to see the road show in our Pondicherry, upcoming election on April 9th in Pondicherry. The nation, Pondicherry should be developed nation in 2026 to 2031. I am happy to inviting our Prime Minister Modi to our Pondicherry. இன்று மாலை 3 மணி அளவில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் உரையாற்ற இருக்கிறார், ரோட் ஷோ நடத்த இருக்கிறார். மக்களுக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்கும். உங்கள் சின்னத்தில் பிஜேபி சின்னத்தில் நம்ம தாமரை சின்னத்தில் வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்து அவரை திருப்பி இந்த பாண்டிச்சேரியை ஒரு நல்ல ஒரு மாநிலமா மாற்றணும் நாங்கள் விரும்புகிறோம்। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आसाम के दौरे पर हैं। अमित शाह आज आसाम के मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में एनडीए की इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। याद रहे कि कल अमित शाह ने कालियाबोर हल्के में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया था। वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस पार्टी पर अपने दौरे इक़्तिदार में आसाम को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया था। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के अगले वज़ीर आला के बारे में ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। इस मामले पर इत्तेहाद के अंदर वसी बातचीत हुई है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने चेपाक असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने डीएमके को वोट देते हुए इन्हें कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। इस मौके पर पार्टी के कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल बीजेपी के लीडर दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी को असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का खौफ लाहक हो चुका है, जिसकी वजह से वह मुख्तलिफ मुकामात पर तशद्दुद का सहारा ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात भी पेश आए जहां इलेक्शन कमीशन के अफसरान को घेरा गया है और इन्हें सियाह झंडे भी दिखाए गए, जो कि रियासत में कानून और नज़्म की सूरत हाल पर संगीन सवालात खड़े करते हैं। इन्होंने कहा कि टीएमसी गुंडागर्दी के जरिए इंतखाबात जीतने की कोशिश कर रही है। टीएमसी का हारने का डर जितना सता रहा है, उतना हिंसक होकर वो लोग सब जगह लोगों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट का गाड़ी रोका जाता है, उनके साथ मारपीट किया, गाड़ी तोड़ा जाता है। जहां इलेक्शन कमिश्नर को घेरा जाता है, काला झंडा दिखाया जाता है, वहां कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। सब अदालत के सामने साफ है। यहाँ भी खड़गपुर में कल हम लोगों को प्रचार में बाधा डाला गया, गाड़ी तोड़ने का, घेरने का प्रयास हुआ। जगह जगह दांतन में हमारे कैंडिडेट्स को मारा पीटा गया, रोका गया। तो टीएमसी जबरदस्ती
और गुंडागिरी करके चुनाव जीतना चाहती है। पूर्णिया के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने नालंदा में पेश आए हालिया वाक़े पर बिहार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि रियासत में कानून और नज़्म की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है और हुकूमत अवाम की हिफाजत में नाकाम है। इन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया। अब देखिए, बदनामी तो दोनों सत्ता में रहे हैं, 20-25 साल एनडीए रहे हैं, अब 20-25 साल वो लोग भी रहे हैं। बिहार तो पूरी दुनिया का गरीब प्रदेश है। ये तो हमारे सेंसस रेट में है। बिहार पलायन में, बेरोजगार में, अशिक्षा में, बीमारी में, सारी फैक्ट्रियां बंद है। हालात अच्छे हैं, लेकिन दुर्गति में सबकी भूमिका न है। शुभ बाजा तो बाजा चलियो बाजा, हमाम में सब नंगे हैं कि एक दुए तो मिलके किया है बिहार की दुर्गति, सब मिलके किया है, सब लूटा है कि एक तो किया है। देखिए, हम तो जा रहे हैं नालंदा बच्ची के सवाल पे। मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। मौत तो घटना घटित हो गई और अव्यवस्था तो समाज मंदिर व्यवस्थापक दोनों दोषी होते हैं। हर चीजों में तो हम सरकार नाम की तो कोई चीज है नहीं, कहाँ क्या हो रहा है सरकार को मतलब नहीं है। तो इसीलिए एक बार की बात नहीं है, जहानाबाद में भी ये घटना घटित हुई, बड़ा भगदड़ हुआ था। देश भर में लगातार इस तरह के भगदड़ देखने को मिल रहा है और व्यवस्थापक और मंदिर के जो प्रबंधक और प्रधान हैं, उनके जो तरीके होते हैं भक्त के साथ आए हुए भगवान के लिए जो श्रद्धालु है, लूट खसोट की जो प्रवृत्ति है वह बिल्कुल अनैतिक तरीके। नेशनल बुक ट्रस्ट पहली बार हफ्ते से देहरादून में 9 रोज़ा दून बुक फेस्टिवल 2026 का इनेकाद कर रहा है। इस मेगा इवेंट में तकरीबन 150 मुसन्निफीन की शिरकत मुतवक्का है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस मेले का मकसद मुआशरे को किताबी सकाफत से जोड़ना और हिंदुस्तानी अक़दार के निज़ाम को फ़रोग़ देना है। आने वाले 9 दिनों में यानी 4 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक परेड ग्राउंड देहरादून में दून फेस्टिवल का आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपको 9 दिनों में साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़ी अलग गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेष रूप से एक चिल्ड्रन फेस्टिवल है जो हर रोज आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग क्रिएटिव स्किल्स को लेकर इवेंट, कॉम्पिटिशन्स और प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी। साथ ही साथ 150 से ज़्यादा लेखकों से मिलने का मौका मिलेगा। बहुत सी नई किताबें यहाँ रिलीज की जाएंगी, तो लिटरेचर फेस्टिवल में भी आपको लिटरेरी एक्सपोजर मिलेगा। साथ ही साथ एक हर रोज कल्चर परफॉर्मेंसेज भी हमने आयोजित किए हैं जो कल्चरल फेस्टिवल का हिस्सा होंगे, और एक फूड कोर्ट का भी अरेंजमेंट है। सो कुल मिलाकर एक फैमिली एक्सपीरियंस है और शिक्षा मंत्रालय की ये पहल है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा के किताबों के साथ जोड़ सकें। और विशेष रूप से उत्तराखंड शासन और नगर निगम की ओर से व्यवस्थाएं की गई है, तो एक सामूहिक प्रयास है ताकि हम समाज को किताबों की संस्कृति से जोड़ सकें, बुक रीडिंग कल्चर की ओर ले जाएं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। पंजाब कांग्रेस के लीडर खुशबाज सिंह जटाना के हरियाणा के सोनीपत जिले में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। हरियाणा में एक ट्रक ने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में ड्राइवर की भी मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। जटाना बठिंडा देही से जिला कांग्रेस के सदर थे। पुलिस ने कहा कि जटाना की लाश को सोनीपत के सिविल अस्पताल रखा गया है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि ट्रक की शनाख्त कर ली गई है। पंजाब कांग्रेस के सदर अमरिंदर सिंह राजा ने जटाना के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। आज हमें कंट्रोल के द्वारा एक सूचना मिली थी कि 5:10 के आसपास एक जो डिफेंडर गाड़ी है जिसमें खुशबाज सिंह जाटान बैठे थे और उनका ड्राइवर था और गनमैन था, उसका किसी अननोन ट्रक के द्वारा एक्सीडेंट हो गया।
सर क्या पता चला, वो बता रहे हैं कि कोई टायर बदल रहे थे तो उस दौरान सब हादसा हो गया। जो जाट की गाड़ी थी उसके टायर में पंचर हो रखा था, उस टायर को चेंज कर रहे थे, पीछे से एक तेज स्पीड से गाड़ी आई, ट्रक आया, जिन्होंने उनको टक्कर मार दी और जिसमें जाटान साहब की और जो उनका ड्राइवर परमिंदर है उनकी मौत हो गई और जो उनका गनमैन है वो इंजर्ड है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक तेज रफ्तार बुलेरो गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे लॉन में घुस गई। इस हादसे में बुलेरो गाड़ी में सवार 2 नौजवान हलाक और 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यह वाकया बैतूल कोतवाली थाना इलाके के गोठाना इलाके में पेश आया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। तहकीकात जारी है। दो 4/26 के रात्रि की बात है। मन मंदिर लान के सामने एक बोलेरो वाहन किसी मकान में घुस गया है। तो जो बोलेरो वाहन में बैठे हुए लोग थे, पुनीत ठाकरे और प्रफुल्ल ठोके, ये दोनों ख़त्म हो गए हैं। और घटना में अभिषेक वाडिया, पप्पू प्रजापति, राजू यादव और बालक संगम गंगारे ये घायल हुए हैं। अभी ये घायल हुए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है और दोनों मृतकों को शिफ्ट कर दिया है मच्छलियों। उत्तर प्रदेश के बरसाना पुलिस स्टेशन इलाके में आज सुबह इनकाउंटर हुआ। इस इनकाउंटर में पुलिस और एसओजी के मुश्तरका टीम ने 2 खतरनाक मुलजिमों को गिरफ्तार किया। इस मामले में एक मुलजिम जख्मी हुआ जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल और गैर कानूनी असलहा भी जब्त किया है। आज करीब 11 बजे बरसाना पुलिस को सूचना मिली कि थाना हाजा के अपराध संख्या 52 में वांछित चल रहे जीतू और राजवीर दोनों कमई से सहार की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी में फोर्स के कमई नहर पर आके चेकिंग करने लगे। करीब 1 बजे ये दोनों लोग मोटरसाइकिल से कमई से सहार की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें रुकने का इशारा किया तो इन्होंने मोटरसाइकिल दौड़ा दी। जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल कमई नहर से बाईं तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। जहां आगे जाकर मोटरसाइकिल तेज़ी से जा रही थी, वो फिसल गई। इन्होंने अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ देखते हुए पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया जिससे जीतू के पैर में गोली लगी और जीतू घायल हो गया। जीतू और राजवीर दोनों को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। जीतू को जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। जीतू के पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं तथा राजवीर के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर जिसमें 1 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जिसकी जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव के तंबापुर इलाके में आग लग गई। आग देखते ही देखते 2 घरों को अपनी लपेट में ले ली जिसकी वजह से 2 मकानात मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और मेरे को होशियारी की भी, मेरे घर पर कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेला था। आरिफ शेख बंगार वाला। ये घटना कब हुई थी? ये घटना अभी हुई है। आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ क्या, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या? नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं नींद में था ना, मैं 24 घंटे ड्यूटी कर आया था ना, मैं नाइट ड्यूटी कर आया था ना, डे नाइट कर आया था। लेट आ जाओ कर रही थी और मेरे को नींद कब लगी मेरे को वो भी उसने
और मेरे घर का सब लाइट चालू। आपको कब पता चला कि नहीं कि आग लग गई आपके? ये जब घर वाले बाहर वाले चिका मार रहे थे जोर जोर से, जब जाके मुझे मालूम गिरा, दरवाजे ठोक रहे थे, दरवाजे को लात मारे वो, जब मैं जाके नींद में सो उठा। क्या नुकसान हुआ है आपका? मेरा पूरा घर चले गया, पूरा घर जल गया मेरा। ये मेरा हाथ को और पैर को सबको लगा। आज भी बात ले ले दीजिए, ये कहते 2-3 घरांचे लोक कम झालेले ते सगळ्यांचे आ जाओ, कौन बोल रहा हूँ? दिल्ली में आसमान पर बादल छाए हुए हैं और गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। अवाम ने कहा कि जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा देखा जा रहा है। सुबह के औकात में चहलकदमी करने वाले लोगों ने कहा कि मौसम अच्छा है, लेकिन गर्द गुबार की वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। दिल्ली की आलूदगी के मसले पर संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। मौसम भी आजकल मतलब सरकार की तरह सरप्राइज देता ही आ रहा है। हर रोज कुछ नया नया रहता है। जैसे कल धूप थी, आज अचानक से एकदम बादल हो गए और मिट्टी भी बहुत आ रही है। शायद राजस्थान या उधर पाकिस्तान की तरफ से मिट्टी आ रही होगी तेज हवा के साथ में। तो हर रोज मौसम के सरप्राइज मिलते ही जा रहे हैं। हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण हो, ये उनमें से भी एक कारण ये हो सकता है। बहुत बढ़िया है, साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा मौसम रोज रहे तो हम लोग तो रोज के क्या 50-100 किलोमीटर ऐसे ही निकाल लेंगे। जी, पिछले 2 दिन पहले ही मैं लंदन से आया था यहाँ पे, तो बड़ी गर्मी महसूस हुई मेरे को, क्योंकि वहाँ मौसम थोड़ा ठंडा ही रहता है। लेकिन अभी जैसे आज सुबह जब मैं जॉगिंग के लिए आया तो मौसम बड़ा ही सुहावना है। थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी है, लेकिन फिर भी मौसम बड़ा अच्छा है। नहीं बिल्कुल जी, ये मतलब अगर कोई जैसे दिल्ली में बाहर से घूमने आया उसके लिए तो ये एंजॉय वाला मौसम है, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी थोड़ा सा पोल्यूशन का रहता ही है कि थोड़ा पोल्यूशन बढ़ा है पहले के मुकाबले। लेकिन कुल मिला के गर्मी से राहत मिलना एक अपने आप में एक अच्छा संकेत है दिल्ली के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन अगर ऐसा मौसम रहता है तो और भी लोग आएंगे यहाँ घूमने। आज एकदम चिल वाइब हो गई है। कल बिल्कुल बहुत ज्यादा धूप थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। सुबह भी मतलब आंधी चली, डस्टी था, बट अभी लेकिन अच्छा लग रहा है। अभी तो चिल विंड है बिल्कुल। नहीं, साइकिलिस्ट तो रेन हो चाहे कुछ भी हो तो मतलब साइकिलिस्ट तो कुछ भी मतलब राइड करनी है तो करनी है, बस वही है। हाँ जी, वेदर बिल्कुल अच्छा हो रहा है, मतलब राइडिंग वेदर है, मतलब विंड है बट ठीक है, राइडिंग है, रनिंग के लिए बहुत बढ़िया है, वॉकिंग के लिए बहुत बढ़िया वेदर है अभी, और साइकिलिंग के लिए तो है ही। खैर ऑलवेज बेटर वेदर, साइकिलिस्ट फॉर ऑल। नहीं, मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। अभी थोड़ा AQI भी कम हुआ है। 2 दिन पहले तो और इनफैक्ट और अच्छा मौसम था। अभी हम गुड़गांव साइड से राइड करके आ रहे हैं। गुड़गांव साइड तो काफी धूल उड़ रही थी, बट अभी सेंट्रल दिल्ली में आए हैं और राउंड हमने 45-50 किलोमीटर किया है, तो अभी धूल बहुत कम है यहाँ पे तो, और वेदर सही में बहुत अभी अच्छा हो रहा है बहुत। नहीं, सेंट्रल दिल्ली में तो नहीं है, इतना तो नहीं पता चला मेरे को कि हम आउटर दिल्ली में जैसे गुड़गांव साइड और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह ज्यादा होता है वहाँ पे है। दिल्ली में तो सेंट्रल दिल्ली में क्योंकि पेड़ वगैरह ज्यादा है, पौधे ज्यादा है, तो इतना नहीं है अभी यहाँ पे। ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जारी जंग की वजह से मुल्क में LPG का बहरान देखा जा रहा है। बिहार के गया में मुहाजिर मजदूरों ने कहा कि उनको गैस की वजह से परेशानी हो रही है। मुल्क भर में गैस सिलेंडर की किल्लत के पेश नज़र दूसरी रियासतों में काम करने वाले मजदूर अब घरों को लौटने पर मजबूर हैं। गैस सिलेंडर की कमी की वजह से इन्हें रोजी रोटी कमाने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या सूरत से, उधना जंक्शन से। क्या घर आए अपना, घर अपना गैस क्यों प्रॉब्लम था और काम वाम भी नहीं चल रहा था बराबर। गैस नहीं मिल रहा था, एकदम गैस नहीं मिल रहा था, नहीं बराबर खाना नहीं बन रहा था, लकड़ी पे खाना बन रहा था। गैस को लेकर आप लोग कहाँ आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं उधना स्टेशन से, कड़ोदरा में रहते हैं, ओम 1 नंबर। क्या दिक्कतें का सामना? जी, दिक्कत यही सबसे ज्यादा है कि मानो गैस नहीं मिल रहा है। हम लोग का पेमेंट भी सेट नहीं रोकता है फैक्ट्री वाला, 10 को मिल करके हगामा कर देते, पेमेंट भी दे देता है, लेकिन गैस नहीं मिल रहा है तो वो भी बेचारा कोई काम नहीं कर रहा है। बोले हम क्या करें, तू लोग के पैसा कमी है तो बोलो देता हूँ, लेकिन अब गैस नहीं रहने से क्या परेशानियां पड़ी? बहुत परेशानी है। गर्दी उठा करके हम लोग आ जा रहे हैं, बैठने उठने का जगह नहीं, खाने का जगह नहीं, समझे ट्रेन में मिल पाया, इसी वजह से।
इसीलिए आप घर। हाँ तो क्या करे, घर पे मैंने कुछ दिक्कत हम लोग का नहीं है, खाने पीने में सुखी आदमी है। कारू यादव, दिल्ली से। क्या करने गए थे? काम करने गए थे। क्या दिक्कत हुआ कि गया फिर लौटना पड़ा? गैस से प्रॉब्लम हो गया, गैस 450 रुपये हो गया, और वापस आना पड़ा। गैस मिल रहा था कि नहीं मिल रहा? मिल रहा था, बाकी बहुत महंगा मिल रहा था, इसीलिए वापस लौटना पड़ा। कितना रेट बढ़ गया? रेट तो ऐसे 350 रुपये था, कभी कभी कहीं कहीं 450 रुपये था। उसके कारण आपने नया लौट? उसके कारण आप वापस लौट गए। क्या लगा आपका? कमलेश कुमार। क्या परेशानी उठानी पड़ रही है गैस के लेकर कि आप लोग? सर 15 दिन से गैस नहीं मिल रहा है, खाना खाने के लिए तकलीफ हो रहा था, 2-4 दिन होटल में खाए, इसका बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इज़हार किया। अमेरिका, इजराइल और ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो फौरी तौर पर जंग बंद करें। इन्होंने तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करने के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। Human suffering grows, the scale of devastation grows, indiscriminate attacks grow, the target of civilians and civilian infrastructure grows, and the perils to our world grow. We are on the edge of a wider war that would engulf the whole Middle East with dramatic impacts around the globe. The conflict is already being felt everywhere. Look no further than the impact of the denial of freedom of navigation. When the Strait of Hormuz is strangled, the world's poorest and most vulnerable cannot breathe. अमरीकी वज़ीर दिफा ने एक मेमो जारी किया जिसके तहत फ़ौजी एहलकारों को फ़ौजी अड्डों के अंदर ज़ाती असलहा रखने की इजाज़त दे दी गई है। वज़ारत दिफा के मुताबिक ये फैसला एहलकारों के हक़ दिफा को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। हुक्काम का कहना है कि बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र फ़ौजियों को अपनी हिफाजत के लिए मज़ीद इख्तियारात देना ज़रूरी हो गया था। was founded on a simple yet bold idea. Our rights as citizens are not granted to us by government, but instead by God. 250 years ago, the Revolutionary War was fought to secure our God-given rights. The Second Amendment to our Constitution enshrines the right of all citizens to carry weapons to protect themselves, their families, and their fellow countrymen. The War Department's uniformed service members are trained at the highest and unwavering standards. These warfighters, entrusted with the safety of our nation, are no less entitled to exercise their God-given right to keep and bear arms than any other American. Our warfighters defend the right of others to carry. They should be able to carry themselves. Recent events like what happened at Fort Stewart, Holloman Air Force Base, or Pensacola. हिंदुस्तान ने नेपाल के साथ 4.73 मिलियन के ग्रांट इमदाद के तहत हिमालयाई मुल्क में 7 आला असर वाले तरक्याती मंसूबे शुरू करने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। हिंदुस्तानी सफारतखाना और नेपाल के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की वजारत ने ज़राअत और सेहत जैसे शोबों में प्रोजेक्टों को शुरू करने के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। हिंदुस्तानी सफारतखाने के एक बयान के मुताबिक मंसूबों में नेपाल के मुख्तलिफ सूबों में कोल्ड स्टोरेज और स्कूलों की इमारतों की तामीर और दीगर मराकज़ शामिल हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान का सबसे ऊंचा पुल तबाह कर दिया गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तेहरान के जनूब मगरिब में 35 किलोमीटर जनूब मगरिब में काराज के B1 पुल से उठने वाले धुओं की फुटेज पोस्ट की और ख़बरदार किया कि जब तक ईरान 5 हफ्तों से जारी जंग को ख़त्म करने की मेज़ पर नहीं आता तो मज़ीद तबाही होगी। ईरान में सबसे बड़ा पुल गिर गया, दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये वक्त ईरान के लिए मुआहदा करने का वक्त है, इसलिए बहुत देर हो जाए इससे पहले वो मुआहदा कर ले। और वहाँ कुछ भी नहीं बचा है जो अब भी एक अजीम मुल्क बन सकता है। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नामुकम्मल पुलों समेत शहरी ढांचे पर हमला करना ईरानियों को हथियार डालने पर मजबूर नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमले में 8 शहरी हलाक हुए हैं जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं।